हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस के टाइप बताए थे, जो 14 टाइप के, जो 14 प्रकार के जो क्रिस्टल जालक हैं, जिनको हम ब्रेवे जालक कहते हैं। ठीक है, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय होते हैं, क्रिस्टल तंत्र होते हैं, इंग्लिश में क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, और 4 प्रकार की यूनिट सेल होती है। तो 4 प्रकार के यूनिट सेल और 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय मिलकर 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल जालक बनाते हैं, जिन्हें हम ब्रेवी जालक कहते हैं। तो अब उन ब्रेवी जालक के बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, और वो है ठोसों में निबिड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड आज का हमारा टॉपिक है, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड यानी कि सॉलिड के अंदर हम सब जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, हिंदी में आज का टॉपिक है हमारा ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में निबिड़ संकुलन, आखिर क्या होता है निबिड़ संकुलन, क्या होती है क्लोज पैकिंग? देखिए, पैक करना हम सब जानते हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो एक स्फेयर होते हैं, वो गोलाकार होते हैं। ठीक है, वो स्फेरिकल शेप में होते हैं। हम ये मानते हैं कि जो ठोस होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये हम मान के चलते हैं, और ये सब मानने के बाद हम यहाँ पर निबिड़ संकुलन यानी कि उनकी पैकिंग पढ़ते हैं कि ठोसों के अंदर, सॉलिड के अंदर पार्टिकल कैसे पैक होते हैं। निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कि ऐसी पैकिंग जिससे पार्टिकल के बीच में मिनिमम सबसे कम रिक्त स्थान यानी कि वैकेंसी, कम से कम वैकेंट स्पेस बचा हो, और जितना कम वैकेंट स्पेस होगा, जितना कम खाली जगह होगी, पार्टिकल उतना ही क्लोज अटैच होंगे, और जितना ज्यादा क्लोज अटैच होंगे वो सॉलिड उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल होगा, उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। तो जिन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से निबिड़ संकुलित होते हैं, जिनके अंदर अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल निबिड़ संकुलित होते हैं, वो सॉलिड उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक और उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक रखते हैं। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा उनकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता होगी। तो आज मैं आपको ठोसों के अंदर पार्टिकलों के अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठोसों में निबिड़ संकुलन कि पार्टिकल कैसे सॉलिड के अंदर पास व्यवस्थित होते हैं, उनके बीच में कैसे कम से कम स्पेस होगा कि हम उनको अरेंज करें। तो देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि निबिड़ संकुलन के लिए 1D, 2D और 3D, एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, उसके बाद त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, जो सॉलिड होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड होते हैं वो त्रिविमीय होते हैं। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक विमीय, फिर उसके बाद द्विविमीय, फिर उसके बाद त्रिविमीय, यानी कि जो हमारे सॉलिड है वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल पैकिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले 1 डायमेंशनल को समझना पड़ेगा, उसके बाद 2D को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 3D में हम लास्ट में पैकिंग पढ़ेंगे सॉलिड के अंदर। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1D, ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 1D, ओके, एक विमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 1D। 1D का मतलब 1 डायमेंशनल, एक विमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चों कि हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि सॉलिड के अंदर यानी कि ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं। तो एक विमीय में क्या होता है, आपने अगर कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाया हो, या फिर कभी भी एक मौसमी जो ऑरेंज वाला जो ठेला लगाता है, जो आपने देखा होगा ऑरेंज का जूस जो बेचता है, उसके ठेले पर मौसमी जो जमी होती हैं, अरेंज होती हैं, उनका अरेंजमेंट देखा होगा। तो आज वही अरेंजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। वो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये ट्रे है,
इस ट्रे में, ये आपकी एक ट्रे है, इस ट्रे में आपको लड्डू जमाने हैं, लड्डू जानते हो ना? हाँ, तो इन लड्डुओं को हम कैसे जमाते हैं? एक लाइन में जमाते हैं। ये पहला लड्डू, ये दूसरा लड्डू, ये तीसरा, ये चौथा, पहला तीसरे से, दूसरे से, तीसरे से, इस तरह अरेंज होते चलते जाते हैं, एक दूसरे से अरेंज होते चलेंगे। तो आपने देखा कि एक लाइन बन जाती है, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस लीनियर अरेंजमेंट में हर एक पार्टिकल, हर एक स्फेयर, देखिए ये सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है, ध्यान रखना, ये क्या है? कि स्फेयर है। और हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 1D, यानी कि एक विमीय निबिड़ संकुलन। तो इन सॉलिड्स में, इन एक विमीय निबिड़ संकुलन को समझने के लिए क्या करते हैं हम? देखो, जो स्फेयर होते हैं, पहला स्फेयर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरह एक लाइन में इन स्फेयर को अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लीनियर अरेंजमेंट है, इस लीनियर अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एक विमीय निबिड़ संकुलन, यानी कि क्लोज पैकिंग इन 1D। 1D में, एक विमीय में, ठीक है, 1D क्लोज पैकिंग आप बोल सकते हो इनको। तो एक विमीय में क्या होता है? केवल एक सिंगल लाइन यहां पर पार्टिकलों की अरेंज होती है। इट इज ए लीनियर अरेंजमेंट। तो इन दिस अरेंजमेंट each constitute particle direct contact with टू अनदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, यानी कि इस अरेंजमेंट में एक अवयवी कण डायरेक्ट दो अवयवी कणों से संपर्क में होता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इस अरेंजमेंट में क्या होता है? सब पार्टिकल एक लाइन में अरेंज होते हैं, एक रेखा में अरेंज होते हैं। ये मैंने बोला, ये आप ग्रीन को देखेंगे, चलो ग्रीन नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको ब्लू बता देता हूं। इस ब्लू को देख लेंगे, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्टिकल डायरेक्ट दो पार्टिकल से अटैच है। मैंने इसको, इस वाले पार्टिकल से दो पार्टिकल अटैच है, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्टिकल इन दो पार्टिकल से अटैच है। तो इसका अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या, इस अरेंजमेंट की जो समन्वय संख्या होती है बच्चों, वो 2 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इन द क्लोज पैकिंग इन सॉलिड द वन constitute particle directly attached with how many numbers of constituent particles, ठीक है। तो यानी कि many numbers of constituent are directly attached with number of constituent particle, the number is known as coordination number। तो उस नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए एक बार, फर्स्ट फिर से बता देता हूं आपको कि किसी भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में एक पार्टिकल जितने पार्टिकल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, डायरेक्ट अटैच होगा, ठीक है ना, कांटेक्ट करेगा, उन नंबरों को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग इन 1D के अंदर एक पार्टिकल डायरेक्ट दो पार्टिकल से अटैच है, इसलिए कोई सा भी पार्टिकल आप देख सकते हो, चाहे इस पार्टिकल को देख लो तो ये भी 2 से अटैच है, इसको देख लो ये भी 2 से अटैच है, इस तरह आगे तक चलता चलेगा। इस अरेंजमेंट में अगर आप देखो सारे पार्टिकल ए बी एकदम एक दूसरे से अटैच होंगे, तो हर एक पार्टिकल दो पार्टिकल से अटैच है, इसलिए एक विमीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या 2 होती है। अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद हम चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। अब हम बात करते हैं 2D में। तो अगला है आपका क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D में यानी कि 2 डायमेंशनल। अब यहां पर 2 डायमेंशनल है, अभी हमने एक लीनियर अरेंजमेंट बनाया है, वापस मैं एक ट्रे बनाता हूं। देखिए बच्चों, आपको ध्यान से देखना है, जो 2D अरेंजमेंट होता है इसके अंदर हम जानते हैं सबसे पहले जो लीनियर है, ये रही आपकी फर्स्ट लाइन। जो 1D अरेंजमेंट आपने बनाया है, इसमें मैं इस लीनियर अरेंजमेंट को बच्चों, ठीक है, ये आपका लीनियर अरेंजमेंट है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है, इसको मैंने ए कह दिया, ठीक है। अब जो सेकंड लाइन में यहां पर अरेंज करूंगा, ये फर्स्ट 1D अरेंजमेंट है। अब जो सेकंड लाइन मेरी आएगी वो बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट लाइन के जैसी आएगी, ठीक है, यानी कि उसके स्फेयर
उसके स्क्वायर जस्ट फर्स्ट वाली रो के स्क्वायर के, ये आपके फर्स्ट सेकंड लाइन हो गई, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और अब थर्ड लाइन भी जो आएगी वो भी सेम एज इट इज आपके। तो मैंने फर्स्ट लाइन का अरेंजमेंट ए माना, तो सेकंड लाइन का अरेंजमेंट भी ए होगा, थर्ड का भी ए होगा, फोर्थ का भी ए होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये जो अरेंजमेंट है ये सेम टाइप का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में अगर हम बात करें थर्ड लाइन, सारी लाइन का इक्वल अरेंजमेंट होता है। ये थर्ड लाइन है आपकी, थर्ड लाइन, ठीक है, तो इसका भी अरेंजमेंट ए होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैक्ड इन 2D, ठीक है ना। तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं, सुनिए ध्यान से। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं बच्चों, अगर हम इसका निकालें तो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ठीक है, ये कौन सी पार्टिकल है, ये 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो है वो 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो इसलिए इन चारों कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के सेंटर को जब मिलाया जाता है, तो बच्चों एक स्क्वायर हमें यहां पर ऑब्टेन होता है, एक स्क्वायर हमें यहां पर ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज, ठीक है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है। वर्गाकार द्विमीय निबिड़ संकुलन, इसको बोला जाता है वर्गाकार द्विमीय निबिड़ संकुलन। तो क्लोज पैकिंग इन 2D में हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लाइन का अरेंजमेंट होता है उसके नीचे या उसके ऊपर सेकंड लाइन के स्क्वायर को बिल्कुल सेम एज इट इज रखा जाता है कि, और फिर इसी तरह थर्ड लाइन के स्क्वायर भी बिल्कुल फर्स्ट लाइन के जैसे आएंगे, यानी कि प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति के गोलों को ठीक पहली पंक्ति के गोलों के ऊपर या बराबर में रखा जाता है। इस प्रकार के, इस टाइप के अरेंजमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल डायरेक्ट 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के टच में होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या कितनी होती है, 4। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, ठीक है। तो अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है, तो सेकंड रो के स्क्वायर को मैं इसके बीच में भी तो रख सकता हूँ। तो क्लोज पैकिंग इन 2D में सेकंड टाइप, ये तो आ गया आपका फर्स्ट टाइप, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप अरेंजमेंट है जिसे हम कहते हैं वर्गाकार द्विमीय निबिड़ संकुलन। और अब हम पढ़ रहे हैं इसी का सेकंड टाइप 2D का ही, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखिए क्या करेंगे हम, ये आपके फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के स्क्वायर है ये, ठीक है, ये आपके फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन के जो गोले आएंगे, जो सेकंड लाइन आएगी, ठीक है, उसके स्क्वायर को फर्स्ट रो के स्क्वायर के बीच में रखा जाता है। यानी कि आप देख रहे हो यहां पर कम से कम स्पेस होगा। देखो हमारा पैकिंग करने का मकसद क्या है, टारगेट क्या है हमारा, कि पार्टिकलों के बीच में स्पेस कम से कम हो। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम करते हैं 2D में तो यहाँ पर स्पेस ज्यादा से ज्यादा होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो स्पेस कम से कम होता है, यानी कि ये ज्यादा सॉलिड होगा, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन बच्चों इन सबको हम क्यों पढ़ रहे हैं, वास्तव में जो सॉलिड होते हैं वो तो 3D स्ट्रक्चर होती है। तो 3D को समझने के लिए हमें पहले 1D उसके बाद 2D को पढ़ना पड़ता है, समझ गए। इसीलिए 2D में भी 2 टाइप होता है, एक तो होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D और एक होता है हेक्सागोनल। देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई और ये थर्ड लाइन। फिर से थर्ड लाइन के जो स्क्वायर होंगे बिल्कुल सेम एज इट इज फर्स्ट लाइन के बराबर होंगे। तो अगर मैं
इस अरेंजमेंट को बोलूं, ठीक है, तो ये आपका ए अरेंजमेंट है, लेकिन सेकंड लाइन का जो अरेंजमेंट है बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए उसको बी अरेंजमेंट बोलेंगे। थर्ड लाइन का अरेंजमेंट फिर से फर्स्ट के जैसा आ गया, इसको फिर ए बोलेंगे। इसमें आपका अरेंजमेंट ए टाइप का हो जाएगा, टाइप का, ठीक है। और इसमें किस टाइप का हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी। आप देख रहे होंगे जो अब जो फोर्थ लाइन आएगी वो बिल्कुल सेम सेकंड लाइन के जैसी आएगी, ठीक है। ये आपकी फिर से बी के जैसी आ गई। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे बच्चों, ए बी टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल, यहाँ पर जो पार्टिकलों की रोज होती हैं, जो लाइन होती हैं, उनका अरेंजमेंट ए बी टाइप होता है, और यहाँ पर पार्टिकल की जो लाइंस है उनका अरेंजमेंट ए टाइप का होता है। इसको देखिए गौर से बच्चों, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको रेड से करके दिखा रहा हूं। इस अरेंजमेंट में एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ध्यान से देखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। और जब इन 6 पार्टिकलों के सेंटर को मिलाया जाता है तो एक हेक्सागन हमको यहाँ पर ऑब्टेन होता है, एक हेक्सागन हमको ऑब्टेन होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ध्यान रखना, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसको हिंदी में बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। इंग्लिश में बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक स्फीयर, एक गोला 6 अन्य गोलों के संपर्क में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसकी समन्वय संख्या हिंदी में कितनी होती है बच्चों, 6 होती है। तो इस प्रकार जो क्लोज पैकिंग इन 2D है वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो वो वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतें बनेंगी, या फिर वो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन की परतें बनेंगी। तो बच्चों अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट मैंने आपको देखा एक विमीय निबिड़ संकुलन, उसमें लाइन का फॉर्मेशन होता है, एक लाइन, एक रोज का फॉर्मेशन होता है, रो, पंक्ति तो समझते हो ना आप, लाइन। तो 1D में तो ओनली लाइन बनती है, फिर 2D में जब वो लाइन एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं तो लेयर बनती है, लेयर, परत। अब यहाँ पर ये परत बन गई, ये पूरी, ये 2D परत है, ये 2D परत है। तो 2D स्ट्रक्चर में परतों का निर्माण होता है, 1D स्ट्रक्चर में लाइन का निर्माण होता है। अब ये 1D से तो 2D बनी, और 2D स्ट्रक्चर से बनती है अब 3D स्ट्रक्चर। तो अब हम आते हैं 3D स्ट्रक्चर पर। अब आपको याद रखना है बच्चों, अब 3D स्ट्रक्चर में हम इनका यूज करेंगे, इन दोनों का। जिस तरह 2D में हमने 1D का यूज किया, अरे द्विविमीय के अंदर हम एक विमीय का यूज करते हैं, तो त्रिविमीय के अंदर हम द्विविमीय का यूज करेंगे, ठीक है। अब इन परतों के माध्यम से हम इन परतों को एक के ऊपर एक अरेंज करेंगे और 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3D, ओके। 3D का मतलब त्रिविमीय, ओके। तो अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे लड्डुओं के थाल में आपने लड्डू जमा दिए, या तो लड्डू ऐसे जमा सकते हो, या उन लड्डुओं की एक एक लाइन के अंदर इस तरह लड्डू जमा सकते हो। अब इनके ऊपर दूसरी लड्डू की परत, फिर तीसरी, तो लड्डुओं का थाल बढ़ता चला जाता है। देखा होगा आपने लड्डुओं की ट्रे, लड्डू एक के ऊपर एक जमे रहते हैं हलवाई की दुकान पर, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर अरेंजमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से इस चैप्टर में इस चीज को आपको इमेजिन करना है, हाइपोथेटिकली सोचना है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर उसी हिसाब से हम सॉलिड की जो कैपेसिटी है उसको हम निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं। तो बच्चों अब हम इन लेयर का यूज करके 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए, तो क्लोज पैकिंग इन 3D, यहां जस्ट इमेजिन करना है, ध्यान से देखना है। अब बच्चों 3D में सॉलिड कई तरीके से अरेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है।
3D में स्ट्रक्चर कई तरह से अरेंज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कैसे अरेंज करें, लेकिन मेनली सॉलिड किस तरीके से अरेंज होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मेनली सॉलिड किस तरीके से यहाँ पर अरेंज होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D बाय द स्क्वायर 2D स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं हिंदी में लिखूंगा उसको, क्लोज पैकिंग in 3D by the close packing in 3D by the 2D square layer। ठीक है, by the 2D square layer, यानी कि द्विविमीय वर्गाकार परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। हमने अभी द्विविमीय वर्गाकार परतें बनाई थी, उनके द्वारा हम यहाँ पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बता रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं फर्स्ट लेयर बना रहा हूं, अब मैं परत बनाऊंगा पूरी। ठीक है, पहली वर्गाकार परत ये थी, ये स्फीयर, ये तो 1D था आपको पता है, इसके नीचे जस्ट ये पूरी एक लेयर होगी। इस लेयर को मैं ए अरेंजमेंट बोलूंगा, पूरी लेयर को बोलूंगा, मैं लाइन को बोल रहा था पहले, अब यहाँ लेयर को बोलना है। ये पहली लेयर है पूरी। ठीक है बच्चों, अब इसी के जस्ट ऊपर मुझे सेकंड लेयर बनानी है। ये फर्स्ट लेयर है, ये पूरी फर्स्ट लेयर है, ये लेयर है ए। इसके अरेंजमेंट को मैंने बोल दिया, लेयर का मतलब परत, ए परत है। ठीक है, इसके अरेंजमेंट को हमने बोल दिया ए। अब इसके ऊपर जस्ट इसी के ऊपर देखिए बच्चों, अब ये फर्स्ट लेयर है आपकी। फर्स्ट लेयर में हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3D बाय द 2D स्क्वायर लेयर, यानी कि द्विविमीय वर्गाकार परत। तो ये आपके द्विविमीय वर्गाकार परत है। अब इसके ऊपर मुझे दूसरी परत को रखना है, इसके ऊपर मुझे दूसरी ऐसी ही परत को रखना है। तो बच्चों ये फर्स्ट लेयर है, इसके अरेंजमेंट को मैंने बोल दिया ए लेयर। ठीक है, अब जो सेकंड लेयर जो मैं रखूंगा उसको भी इसी अरेंजमेंट में अरेंज करूंगा। ठीक है ना, तो इन दिस अरेंजमेंट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर आर प्लेस्ड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द फर्स्ट लेयर, यानी कि इस अरेंजमेंट में द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रखा जाता है, यानी कि इन गोलों के ऊपर दूसरी परत के गोले आने चाहिए। ठीक है, तो मैं अब दूसरी परत बना रहा हूं, उनके गोलों को जस्ट इनके ऊपर ही रखा जाएगा बच्चों, इनके ऊपर ही रखा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे अच्छी तरीके से, और आपको मैं बता दूं कि ये क्या बनेगा। तो ये सेकंड परत के गोलों को, अब ये जो ब्लू कलर वाली है वो सेकंड परत है, और इसका अरेंजमेंट भी सेकंड लेयर है, इसका अरेंजमेंट भी फर्स्ट लेयर के जैसा ही है, इसलिए इस अरेंजमेंट को भी हम ए बोलेंगे। अभी आपके पास सेकंड लेयर आ गई, सेकंड लेयर का अरेंजमेंट भी ए है, तो इसी तरह जो थर्ड लेयर आएगी उसका अरेंजमेंट भी ए होगा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलेंगे बच्चों ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, ए प्रकार का अरेंजमेंट, ए प्रकार की व्यवस्था। अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इमेजिन करो। देखिए 1 2 3 4 गोले नीचे वाले ब्लैक वाले गोले 4 नीचे हैं, इट मीन 4 लड्डू मान लो, 4 स्पेयर मान लो जो कि नीचे है 4 गोले। इन 4 गोलों के ऊपर फिर 4 गोले, इन 4 गोलों के ऊपर फिर से 4 गोले। तो इन पहले 4 गोले, 4 के ऊपर फिर 4 गोले, टोटल कितने हो गए 8। इन 8 गोलों के, इन 8 स्फीयर के सेंटर को जब मैं मिलाऊंगा तो एक क्यूब बनेगा। कैसे, ध्यान देंगे बच्चों, मैं इन 8 गोलों की बात कर रहा हूं। 4 गोले आपके नीचे के थे, बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। ये रहा आपके 4 गोले ऊपर के, ये पहला गोला, और ये इसी के साथ ये दूसरा गोला,
दो गोले हो गए, ये आगे वाला तीसरा गोला, ये इसके इसी वाले कोने के चौथा गोला। आप देख रहे हो 4 गोले ऊपर के हो गए हैं। अब जस्ट इन 4 गोलों के नीचे वाले भी 4 गोले होंगे। एक तो इसके इधर एक गोला ये रहा, एक गोला इस कॉर्नर पे होगा, एक गोला इस कॉर्नर पे होगा, ठीक है, और एक गोला उस कॉर्नर पे होगा बच्चों, जहां हम आपको दिखा नहीं सकते। तो टोटल इस तरीके से आपको यहाँ अरेंजमेंट दिखेगा। ये 4 गोले ऊपर के हैं, 1 2 3 4 गोले नीचे के हैं, बीच में एक स्पेस यहाँ पर बच रहा है, दैट इज ए स्क्वायर वॉइड्स, इसको हम स्क्वायर वॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सबसे कम संकुलन क्षमता होती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में, इस प्रकार की व्यवस्था में जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिडों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। और दूसरी बात, क्योंकि इनमें स्पेस ज्यादा है, देखो ना बीच में स्पेस बच जाएगा ना, ये 4 गोले और 4 के ऊपर 4, तो बीच में क्या बच जाएगा, स्पेस। यानी कि इन ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा वॉइड्स होती है, सबसे ज्यादा वॉइड्स होगी, सबसे ज्यादा खाली स्थान होगा, जिसकी वजह से ये पैकिंग लूज होगा, ढीला पैक होगा, तो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत कम होती है। तो ये जो यूनिट सेल बनी है, अगर आप गौर से देखो तो ये बनी है बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में कौन सी यूनिट सेल बनती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस प्रकार की व्यवस्था में सरल घनीय इकाई कोष्टिका का निर्माण होता है। आप देख सकते हो सरल घनीय इकाई कोष्टिका, जिसको मैं अगर आप इन गोलों को छोटे करके लिखूं तो आप यहां पर इसका अंदाजा लगा सकते हो कि केवल और केवल पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल कॉर्नर पर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 1 2, तो केवल और केवल पार्टिकल कहां प्रेजेंट है इनमें, कॉर्नर पर। ये भी कॉर्नर पर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, तो 8 पार्टिकल केवल और केवल कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। तो वो यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पर मौजूद होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। और बिकॉज ऑफ ए क्यूब बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं घनीय, है ना, इकाई कोष्टिका। तो ये सरल घनीय इकाई कोष्टिका इस प्रकार के अरेंजमेंट से बनती है। तो द्विविमीय वर्गाकार परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन अगर बनेगा तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी संकुलन क्षमता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है अप्रोक्स 52 ऑलमोस्ट, या मान के चल सकते हो आप, इतनी ही होती है, लगभग 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है, जो कि बहुत ही कम है। तो सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी इसकी होती है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, वास्तव में पैकिंग एफिशिएंसी ये होता है कि इस प्रकार के अरेंजमेंट में सबसे कम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल स्पेस घेरेंगे, अंडरस्टैंड, और वॉइड्स ज्यादा होंगी। 100% में से 52.4% तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होंगे जो वॉल्यूम घेर रहे हैं। जितना वॉल्यूम, जितना आयतन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल घेर रहे हैं वो तो है 52.4%, बाकी रिमेनिंग पार्ट वॉइड्स है, खाली जगह है, अवकाश है, अंडरस्टैंड। तो ये सबसे लूजली पैक होंगे, यानी कि ढीले पैक होंगे, ठीक है। और ऐसी पैकिंग जिनकी होती है वो सारे के सारे सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अदर पैकिंग से थोड़ा कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पढ़ने पड़ा द्विविमीय वर्गाकार परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब हम बात करते हैं षटकोणीय परतों के द्वारा, ठीक है ना। ये तो स्क्वायर लेयर थी, अब स्क्वायर की जगह हेक्सागोनल लेयर की बात कर देंगे षटकोणीय परतों के द्वारा, ठीक है। तो अब अगला है हमारा कि षटकोणीय परतों से हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इन्हीं परतों का अरेंजमेंट ए बी टाइप बनाऊंगा तो वहां पर आपको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगी, ठीक है। इन्हीं का अगर मैं बता दूं कि जैसे मान लो पहली लेयर ये आपके पास ये फर्स्ट लेयर थी, ठीक है, और इस फर्स्ट लेयर, ये पूरी लेयर बनाऊंगा मैं, परत बनाऊंगा, ये पहली परत है,
अगर मैं इसका ए बी टाइप अरेंजमेंट बनाऊं, हालांकि ये आपकी बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी इसको समझ लेंगे। ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, ए परत, पहली परत, ठीक है। अब जो दूसरी परत आएगी उसका अरेंजमेंट होगी वो भी स्क्वायर ही, लेकिन उसको अगर मैं इन गोलों की वॉइड्स के अंदर रख दूं, उसके स्क्वायर को, यानी कि द्वितीय परत के गोलों को प्रथम परत के गोलों के अवकाशों पर रख दूं, तो आपके सामने, अब मैं दूसरी परत का गोला बना रहा हूं, ये सेकंड परत बन रही है, ये सेकंड परत है, बिल्कुल सेम एज इट इज, ठीक है। देख के चलिए, इन गोलों को ढकते हुए, इन खाली जगहों को ढकते हुए दूसरी परत के गोले हमने यहां पर अरेंज किए हैं। तो आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट लेयर ये है आपके पास बी, ये बी लेयर, तो बी परत, क्योंकि अरेंजमेंट अलग है। उसके बाद फिर से अगर ए परत आ गई, फिर से यानी कि जो तीसरी परत आएगी उसके गोले पहली परत के गोलों के जैसे, और बीच में उनके ढकते हुए सेकंड परत के गोले। तो देखो 4 गोले नीचे आ जाएंगे, 1 2 3 4। इन चारों के बीच में जो स्पेस है उसमें सेकंड परत का गोला आ जाएगा, स्फेयर आ जाएगा, ठीक है। फिर जो तीसरी परत आएगी वो फिर से पहली परत की जैसी, यानी कि फिर से 4 1 2 3 4। तो आप देखोगे यहां पर 4 ऊपर 4 नीचे और बीच में 1, इट मींस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगी। तो वहां पर कौन सी यूनिट सेल बनती है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। 4 गोले नीचे, मैं इसकी 3D स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से देखेंगे। 4 गोले नीचे, 1, ये तो ऊपर के गोले हो गए, 2 3 और 4। अब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। और 4 गोले इन्हीं के नीचे, 4 गोले इसके नीचे ये वाला, इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे ये वाला। लेकिन इन 8 गोलों के बीच में भी एक गोला होता है, इन वॉइड्स के बीच में, जो इस जगह को यहां पर फिल करेगा, यानी कि इस जगह पर भी एक गोला होगा। तो दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सा होगा ये? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको आप ऐसे मान के चलो, ये यहां पर होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। अगर मैं इसको अलग करके लिखूं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये बच्चों, देखो ये बॉडी के सेंटर में है, एक इस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है। दिस इज द बॉडी सेंटर, ठीक है। ये होता है बच्चों बॉडी सेंटर। और आपके सामने बड़ा स्पेस करके दिखा देता हूं मैं आपको। बॉडी सेंटर्ड बना रहे हैं हम, जो हम पहले भी बना चुके हैं वैसे तो। देखो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये एक स्फेयर और ये इस कॉर्नर के जस्ट सामने वाला कॉर्नर है, नीचे वाला ये दूसरा स्फेयर, और इन दोनों स्फेयर को भी टच करता हुआ, 8 को टच करता हुआ हम बीच में दूसरा स्फेयर बना सकते हैं। यहाँ ये स्फेयर बॉडी के सेंटर में है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्फेयर, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जो स्फेयर है ये कितने गोलों को टच करेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? दैट इज अ बॉडी सेंटर। ये 8 गोलों को टच करेगा। ये बीच वाला स्फेयर है, 1 2 3 4, 4 ऊपर से टच रहेगा, 1 2 3 4, 4 नीचे से टच रहेगा। टोटल कितने? 8। यानी कि बीसीसी के अंदर एक स्फेयर 8 स्फेयर से, एक गोला 8 गोलों से टच होता है, संपर्क में होता है, इसलिए बीसीसी की समन्वय संख्या 8 होती है, ये ध्यान रखना। तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड में समन्वय संख्या कितनी आती है बच्चों? 8 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 8। आप चाहो तो यहां से भी इमेजिन कर सकते हो। देखिए नीचे वाली ए परत को देखेंगे, ब्लैक गोले 1 2 3 4, ठीक है। फिर आप रेड कलर के गोले देखेंगे, इन चारों के ऊपर एक गोला आ रहा है रेड कलर का, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं तीसरी परत बनाऊं और उसका अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा कर दूं, ये लो,
उसका अरेंजमेंट एक ही जैसा है। तो अब ये ब्लू वाले गोले आप देखेंगे, ये लीजिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले ब्लैक वाले 4 गोले, ब्लैक वाले 4 गोले 1 2 3 4, उसके बाद सेकंड लेयर आ गई, उसका 1 गोला रेड, उसके बाद थर्ड लेयर आ गई, उसके 4 गोले फिर से वैसे ही। तो 4 नीचे 4 ऊपर और बीच में 1 गोला, इट मींस 1 गोला 8 गोलों के संपर्क में है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनेगी और इसकी समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 8 होगा। लेकिन इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो आपके बुक में नहीं है, वो बस आपको याद रखना है, वो केवल क्वेश्चनों में है, वो क्वेश्चनों में है, लेकिन इसका अरेंजमेंट आपके है नहीं, ठीक है, क्वेश्चनों में है ये। तो इस तरह भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेक्सागन। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है द्विविमीय, द्विविमीय षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन 3D बाय द 2D हेक्सागोनल, 2D हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। षटकोणीय परतों के द्वारा, षटकोणीय द्विविमीय परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए षटकोणीय द्विविमीय परतें हम सबने बनाई थी, तो वैसी परतें मैं आज दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये पहली परत बना रहा हूं जिसके अंदर हमें पता है कि फर्स्ट रो के गोलों के बीच में सेकंड रो के गोले आते हैं। ये लीजिए, बहुत ही ध्यान से मैं इसको बड़ा करके बनाता हूं बिकॉज यहां हम बहुत सारी चीज सीखेंगे, यहां से हम बहुत सारी चीज सीखेंगे। मैं इसको और बड़ा करके दिखाता हूं, यहां से हम बहुत सारी चीज दिखेंगे बच्चों। देखो ठीक है, इसको मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं बच्चों, अच्छी तरह देखिएगा। ये हम षटकोणीय पहली परत बना रहे हैं और फिर इसके बाद दूसरी परत बनाएंगे, वो भी षटकोणीय होगी, लेकिन उसको हम किस तरह अरेंज करेंगे ये हम दिखाते हैं आपको कि पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है बच्चों, ये आपके गोले हैं, ये आपकी परत है ए, ये ए परत है, ए लेयर है, इसका अरेंजमेंट मैंने ए माना। अब मैं सेकंड लेयर का अरेंजमेंट मैं इसको 4 तक बना देता हूं। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ मिस्टेक हो गई। इनके बीच में आएंगे, आपको डायग्राम बहुत ही सुंदर बनाना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका अरेंजमेंट है, आपने देखा होगा, दिस इज द ए परत, ये आपके ए लेयर है और ये बिल्कुल ही षटकोणीय परत के रूप में मैंने यहाँ पर जमाया है। अब मैं आपके सामने, ये पहली परत है, इसके ऊपर दूसरी परत रखूंगा, तो दूसरी परत के गोलों को पहली परत के गोलों के बीच के अवकाशों को ढकते हुए रखना है। जो दूसरी परत के जो गोले आएंगे उनको हमें इस पर इस तरह रखना है कि ये जो दूसरी पहली परत के जो स्पेस दिख रहे हैं आपको ये ढक जाए, ठीक है। तो मैं दूसरी परत के को अलग रंग से यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास सेकंड लेयर आ रही है और सेकंड लेयर के गोलों को मुझे इन खाली स्थानों को, दिख रहे हैं आपको ये खाली स्थान, इनको ढकते हुए रखना है। ये पहला गोला, ये फर्स्ट गोला, और ये आपका सेकंड गोला, ये आपका थर्ड गोला, फिर ये आपको ढकता हुआ फर्स्ट गोला, ठीक है। आपको दिख रहा है, मैंने इन स्थानों को, मैं इनको डॉट कर देता हूं, इन स्थानों को ढकते हुए यहां पर ये चीज रखी है, दिख रहे हैं आपको ये। अब ये पहली लाइन है, सेकंड लाइन की, अब मैं इनके बीच में जमाऊंगा, हम सब जानते हैं, ठीक है। फिर वापस ठीक है,
ओके। हाँ जी, अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो ब्लू कलर के जो गोले हैं वो पहले ब्लैक कलर के गोलों के बीच के स्पेसों को ढकते हुए जा रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको ये। लेकिन कुछ स्पेस ढके हुए नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं उनको रेड से लिखूंगा। एक तो ब्लू वाले तो ढक गए, लेकिन रेड वाले नहीं ढके। ये जो ब्लू वाले हैं आपको दिख रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से कवर हो गए, लेकिन जो रेड वाले हैं वो अभी भी खुले हुए हैं। दिखा आपको ये रेड वाले। तो दो तरह की वॉइड्स यहाँ पर आपको ऑब्टेन होती है। एक तो वो जो सेकंड लेयर से कवर हो गई, और एक वो जो सेकंड लेयर से कवर नहीं हुई। ये नीचे वाली फर्स्ट लेयर थी, उसके बाद आपने सेकंड लेयर रखी है, तो सेकंड लेयर के गोले जो हैं वो फर्स्ट लेयर के स्पेस को, फर्स्ट लेयरों के खाली जगहों को पूरी तरीके से नहीं ढकती हैं। कुछ खाली जगह ढक जाती हैं, कुछ बच जाती हैं। जो ढक जाती हैं दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उनको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टी से यहाँ पर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। और जो ढकती नहीं है, जो कवर नहीं होती है, कवर होना, तो ये कवर नहीं हुई है बच्चों, ये अभी भी खुली है, तो इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम अभी बताएंगे। ये वाली वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर नहीं होती हैं। पहली लेयर का अरेंजमेंट ए था और दूसरी लेयर का अरेंजमेंट यहाँ पर बी होगा। इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे ए बी। अब थर्ड लेयर जो आएगी, अगर उसका अरेंजमेंट फर्स्ट लेयर के जैसे होता है तब तो अरेंजमेंट हो जाएगा ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट। और अगर उसका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट आता है, इनको ढकते हुए आता है, तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे फिर सी। तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी अरेंजमेंट, यानी कि यहाँ से दो तरह के अरेंजमेंट निकल के आते हैं। एक तो ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट और एक ए बी सी ए बी सी ए बी सी अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। सबसे पहले इस हिस्से पर आओ। यहां अगर आप गौर से देखोगे तो इस जगह ब्लैक 3 गोले हैं, जिसको मैं अलग से यहां बना के दिखाऊंगा। 3 ब्लैक गोले हैं, 1 2 3। इधर देखेंगे सब, इस साइड देख लो, इस साइड 1 2 और 3। ये 3 ब्लैक गोले आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 3। और इसको कवर अप करते हुए, इस वॉइड्स को कवर अप करते हुए आपको एक ब्लू गोला नजर आ रहा है, एक ब्लू गोला नजर आ रहा है ये, यानी कि टोटल 4 गोले आपको नजर आ रहे हैं। और इन यहां पर ये जो वॉइड्स कवर हो गई है, इस वॉइड्स को हम बोलते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि 4 गोलों से बनी हुई है। दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाते हैं, इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाते हैं, तो इसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 3 नीचे वाली ए लेयर के 3 ब्लैक गोले 1 2 और 3 मैंने यहां पर लिए। बी लेयर के मैंने ब्लू गोला इस पर रखा स्फेयर। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर बीच में जो वॉइड्स थी वो ढक गई है। 3 गोले नीचे, 1 2 और 3, और 3 के बीच में जो स्पेस है उसको ढकते हुए चौथा गोला ऊपर आया। तो ये 4 गोले हो गए। और इन चारों गोलों के जब हम सेंटर को मिलाते हैं, इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाते हैं, तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन प्राप्त होता है, यानी कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। देखिए इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाएंगे तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। तो चारों गोलों के सेंटर को मिलाने पर आपको ऐसी स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगी जिसे अपन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना, यानी कि ये टेट्राहेड्रॉन है। और इस वॉइड्स को हम चतुष्फलकीय रिक्तिका, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। जो बीच में जो स्पेस बना है, ये जो बीच में जगह बच रही है खाली, इसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं, क्योंकि ये 4 गोलों से घिरी होती है। और चारों गोलों के कॉर्नर को, सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। इसलिए इस रिक्तिका को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। इस वॉइड्स को, इस स्पेस को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। जब हम इन चारों गोलों के सेंटर को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक बनता है, इसलिए इस रिक्तिका को चतुष्फलकीय रिक्तिका कहते हैं।
एक तो हो गई टेट्राहेड्रल रिक्तिका जो कि सेकंड लेयर के द्वारा पूरी तरीके से कवर कर ली जाएगी। लेकिन अगर हम गौर से देखें यहाँ पर एक रिक्तिका और बन रही है, एक वर्ड्स और बनती है जो ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओ फॉर ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। इसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए लेयर की। ए लेयर के से आपको यहाँ पर 3 गोले में नंबर डाल रहा हूँ। 1 ब्लैक कलर का गोला, 2 ब्लैक कलर का गोला और 3 ब्लैक कलर के गोले आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इन तीनों ब्लैक कलर के गोलों को यहाँ बना देता हूँ। इन तीनों ब्लैक कलर गोलों को यहाँ बना देता हूँ। देखिए गौर से, पहले एक गोला, फिर ये दोनों वाले गोले, ये रहा एक, और फिर ये 2 गोले, फिर ये 2 गोले। तो इस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 गोले मैंने यहाँ पर बना लिए, अलग से निकालिए। अब ब्लू वाले गोले मुझे बनाने हैं। तो अगर आप गौर से देखो, ब्लू वाले गोले उल्टे बने हुए हैं। ये रहा, ब्लू वाले गोलों को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब ब्लू वाले गोलों को देखेंगे, ये ब्लू वाला, ये 1 गोला ब्लू वाला 1, ये 1 गोला ब्लू वाला 2, ये 1 गोला ब्लू वाला 3। तो 3 गोले मैं उल्टे यहाँ पर बना रहा हूँ। आपका ध्यान यहाँ से नहीं हटना चाहिए और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी ये चीज समझ में आएगी। तो देखो, ब्लू वाले गोले अगर देखो तो 1 2 और 3, यानी कि 3 उल्टा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ब्लू वाले गोले हैं जो कि आपको बनाने हैं। ये 1, ये 2 और ये इनके बीच में 3। ये रहे बच्चों ब्लू वाले गोले। तो आपने देखा कि 3 नीचे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो उल्टा बनेगा। अगर मैं ब्लैक वालों की बात करूं, ब्लैक वालों का ट्रायंगल, रेड से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ब्लैक वाले गोलों का सेंटर है, तो एक ट्रायंगल तो ये बनेगा। ये ब्लू वालों का है, तो एक ट्रायंगल ऐसा बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इन 6 गोलों से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनती। 6 गोलों के सेंटर को जब हम मिलाते हैं तो आपको ये तरह की स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होती है। दिस इज द ऑक्टाहेड्रल। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रॉन, अष्टफलक। ऑक्टाहेड्रॉन यानी कि अष्टफलक। क्या ये अष्टफलक है? व्हाट इज दिस? अष्टफलक। और ये अष्टफलक है यहाँ पर बच्चों। और इसके अंदर बीच में जो ये वॉइड्स बन रही है, इसके बीच में जो वॉइड्स बनेगी, ये वॉइड्स, ये यहाँ पर ये जो वॉइड्स बन रही है, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हिंदी में बोलेंगे अष्टफलकीय रिक्तिका। अष्टफलकीय रिक्तिका। तो इस प्रकार ठोसों के निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तिका बनती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखो ये जो अष्टफल की रिक्तिका है 6 गोलों से घिरी हुई है, कवर नहीं है, ढकी हुई नहीं है, केवल घिरी हुई है ना, सराउंडेड। 1 2 3, 3 गोले ऊपर एक सीधा ट्रायंगल बना रहे हैं, 3 गोले नीचे उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। 1 2 3, ठीक है। तो एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल, दोनों के बीच में एक वॉइड्स है अभी भी जो कवर नहीं हुई है। That is octahedral voids। क्योंकि इन 6 ट्रायंगल, इन 6 गोलों के सेंटर को हम जब मिलाएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल बनता है, इसलिए एक अष्टफलक बनता है। इसलिए इस रिक्तिका को अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हुआ कि षटकोणीय द्विमीय परतों से जब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन करते हैं या ठोसों की पैकिंग करते हैं तो 2 तरह की रिक्तिका या 2 तरह की वॉइड्स हमको ऑब्टेन होती हैं। एक तो चतुष्फलकीय है और एक अष्टफलकीय है। तो वास्तव में ठोसों की जो पैकिंग है, निबिड़ संकुलन है, क्लोज पैकिंग जो है वो त्रिविमीय ही की जाती है। यानी कि 100% ये तो श्योर है कि जब भी ठोसों का निबिड़ संकुलन किया जाएगा तो 2 प्रकार की रिक्तिकाएं हमें मोस्टली ऑब्टेन होती हैं, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। ठीक है बच्चों। और ये षटकोणीय द्विमीय परतों का जो निबिड़ संकुलन है, इस वाले को अगर हम गौर से देखें, पहली परत का अरेंजमेंट और दूसरी परत का अरेंजमेंट बिल्कुल अलग है, इसलिए इस अरेंजमेंट को ए बी। अब जो तीसरी परत आएगी, उस तीसरी परत का अरेंजमेंट अगर मैं सेम पहली परत के जैसे कर दूं, पहली परत यदि
तीसरी परत के गोलों को बिल्कुल पहली परत के गोलों के समान रख दूं तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अब आपके सामने क्या ऑक्टेन होता है मैं बताता हूं। ध्यान से देखेंगे, मेरे रेड पेन को ध्यान से देखेंगे और मेरे गोलों को ध्यान से देखेंगे। नीचे ए परत है, 1 2 3 4 5 6, मैं नंबर डाल देता हूं। अब उन गोलों में इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को मिटा देता हूं मैं यहाँ से और मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अच्छी तरह देखेंगे मेरे रेड पेन को और ब्लैक गोलों को। ब्लैक गोला ये बिल्कुल एक सेंटर वाला गोला है, ये गोला जो ब्लैक है ये बिल्कुल सेंटर वाला गोला है, मैंने डॉट लगा दिया। अब आपका ध्यान केवल इस ब्लैक गोले पर होना चाहिए। ये ब्लैक गोला कितने गोलों से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 और 6, और इनको जब मैं मिलाता हूं तो आपको पता है कि एक षटकोण आपको प्राप्त होता है। बोलो यस और नो, एक षटकोण आपको प्राप्त होता है। और इस षटकोण के बीच में अगर आप देखो ब्लू गोले तो कितने आएंगे? 3। ये षटकोण है, एक हेक्सागन है, इसके बीच में अब आपको देखना है सेकंड परत बी के कितने गोले आ रहे हैं। देखो अब बी के गोलों पे ध्यान देना है। बी के 3 गोले आ रहे हैं बच्चों, 1 2 और 3 गोले पूरी तरीके से इसके अंदर आ रहे हैं ब्लू वाले, ठीक है। और अगर मैं तीसरी परत को भी ए के समान रखूं तो उस पर भी एक षटकोण बनेगा, उस पर भी एक हेक्सागन बनेगा। तो आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मैं जो बना रहा हूं ये आपकी पहली परत जिसमें 6 गोले एक हेक्सागन बना रहे हैं, ये बीच वाला गोला, ये कॉर्नर के 6 गोले, ये फर्स्ट लेयर हो गई आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट लेयर हो गई। इन गोलों के सेंटर को मिला देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। ये आपके पास हो गई लेयर ए परत, ठीक है। बी परत जो है उसमें केवल 3 ही गोले हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गई बी परत। और अगर अब आप तीसरी परत भी ए के समान बनाते हो तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी जैसी नीचे थी। अब बच्चों अब मैं इसको जब मिला देता हूं तो ये भी आपके पास सेम ए परत के जैसा अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट से ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे? ए बी व्यवस्था, टाइप्स, ए बी व्यवस्था, ए बी टाइप, है ना, ए बी प्रकार। तो देखो जब हम इनको मिलाते हैं, अब मैं इनको मिला देता हूं और जब हम इनको मिलाते हैं तो एक आपको षटकोणीय आपको इस तरीके से एक हेक्सागन HCP स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होती है। HCP संरचना, इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। HCP संरचना आपको प्राप्त होती है अगर आपकी व्यवस्था ए बी प्रकार से आपने अरेंज किया तो आपको क्या प्राप्त होती है? HCP संरचना, एक नई यूनिट सेल आपको प्राप्त होती है HCP। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट HCP। यहाँ पर आपको ये प्राप्त होगी अगर आप तीसरी परत को भी बिल्कुल सेम पहली परत के जैसे रखते हो तो, ठीक है। और अगर तीसरी परत को बिल्कुल अलग तीसरा टाइप करता हो ABC तो आपको वहां पर BCC और FCC प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप तीसरी तरह के अरेंजमेंट करते हो तो वहां पर आपको CCP स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। CCP जो होती है वो FCC के समान ही होती है। तो अगर तीसरा अरेंजमेंट वहां पर आता है बच्चों तो मैं आपको बता देता हूं। तीसरा अरेंजमेंट अगर आप आता है कि तीसरी परत को इस प्रकार रखो कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड से वो ढक जाए, जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड से वो ढक जाए, तो आपको जो नया अरेंजमेंट मिलेगा उसे बोलेंगे ABC प्रकार, ठीक है। तो उस नए अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ABC प्रकार, ठीक है। ये तो था AB व्यवस्था। और अगर मैं ABC व्यवस्था लिखूंगा तो उसमें क्या होगा कि पहले नीचे आपने देखा था कि 6 गोले थे, पहले नीचे 6 गोले थे, नीचे वाली परत में 6 गोले, ऊपर वाली परत में 3 गोले और फिर इसके ऊपर 1 गोला,
यानी कि ये व्यवस्था आपको नजर आएगी और इस व्यवस्था को हम बोलेंगे ए बी और सी व्यवस्था, यानी कि ए बी सी व्यवस्था या ए बी सी टाइप। ओके, इसके अंदर आपको सीसीपी संरचना प्राप्त होती है। सीसीपी स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है, सीसीपी स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होती है जो कि यह किसके इक्वल होती है, एफसीसी के समान होती है। ठीक है, ये एफसीसी के इक्वल होती है। ओके, तीसरा जो अपना सेकंड टाइप है उसमें हम देख रहे हैं कि जो तीसरी लेयर होगी उसको जो 3 गोले जो सेकंड लेयर के हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मैंने आपको बताया था यहाँ होती है। इस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हुए हम तीसरा पार्टिकल रखते हैं। इट मीन जो आपकी सी लेयर है, आपकी जो तीसरी लेयर है, उसका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने इसको सी बोला। तो इस प्रकार इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन एबीसी टाइप अरेंजमेंट बोल रहे थे, और इसमें आपकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बच्चों सीसीपी होती है। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सुन लेंगे। सीसीपी की फुल फॉर्म होगी क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये तो इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे इसको घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। और ये जो सीसीपी स्ट्रक्चर होती है ये बिल्कुल एफसीसी के समान होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका हमें वो बना के दिखाइए कि ये कैसे बनेगा। तो मैं अगर ये तो आपको पता लग गया इससे कैसी सीसीपी बनती है, सीसीपी क्या होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि आपको ये बिल्कुल ही अजीब सा लगेगा, लेकिन बिल्कुल ये सीसीपी होती है, ऐसी है। देखिए ये कुछ सीसीपी स्ट्रक्चर इस तरीके से है, मैं आपके सामने बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, सीसीपी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपके बिल्कुल सेम सीसीपी स्ट्रक्चर्स, और ये आपके सीसीपी स्ट्रक्चर्स होती है। अगर आप गौर से देखो तो दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो सीसीपी स्ट्रक्चर है वो आपके एफसीसी के इक्वल होती है। तो इसमें भी सीसीपी में भी नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 अवयवी कणों की संख्या। बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल और कोऑर्डिनेट नंबर ये दोनों अलग अलग हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या क्या होता है कि एक गोला जितने गोलों से संपर्क में आता है उसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है जब कोई एक स्फीयर जितने स्फीयर से कांटेक्ट में आता है वो समन्वय संख्या होती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल की एक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने हैं, ठीक है। ये निकालने का तरीका ऐसे होता है कि पहले कॉर्नर वाले पार्टिकल्स, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड पर कितने हैं, बॉडी सेंटर्ड पर कितने हैं, और इन सब का सम जब करते हैं तो निकल के आते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। हमने एफसीसी में निकाले थे 4 होते हैं, इसलिए सीसीपी में भी कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 4 होंगे, यानी कि अवयवी कणों की संख्या 4 होगी। ठीक है, इसकी समन्वय संख्या नहीं देखी जाती है बच्चों, ये एक स्ट्रक्चर है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं एचसीपी के अंदर यानी कि इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इन एचसीपी। तो एचसीपी के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कैसे निकालते हैं, देखिए बच्चों एचसीपी में अगर हम बात करें कॉर्नर वाले पार्टिकल की, सबसे पहले हम कॉर्नर की बात करते हैं, ये कितने क्यूब से सराउंड होगा, तो ये ऐसा है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे आप, ये आपके ऐसा है। कोने वाले की बात कर रहे हैं हम, कॉर्नर पर कैसे होता है, तो कोने वाला पार्टिकल जो है वो आपके अगर हम बात करें तो 3 क्यूब से घिरा होगा। ठीक है ना, 3 यूनिट से, सॉरी ये 1 ये 2 ये 3। तो इस कोने वाले पार्टिकल को आपने देखा होगा कि 3 हेक्सागन सराउंडेड होंगे, तो 3 नीचे और 3 ऊपर, यानी कि टोटल कोने वाला जो पार्टिकल है वो 6 हेक्सागन से सराउंडेड होगा। तो एट द कॉर्नर यानी कि कोने वाले पार्टिकल, कोने पर, एट कॉर्नर, कॉर्नर की बात करेंगे हम, एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पर कितने हैं, देखिए 1 एक के हिस्से में कितना आएगा 1/6,
क्योंकि एक कॉर्नर का पार्टिकल 6 यूनिट से सराउंडेड है, इसलिए एक यूनिट में कोने का कितना पार्ट आएगा 1/6। अब इसमें टोटल कॉर्नर कितने होते हैं ये हम काउंट करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल 12 कॉर्नर होते हैं बच्चों। कॉर्नर कितने होते हैं इसमें 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 2। ये तो कॉर्नर के हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर पर। सेंटर यानी कि केंद्र पर। केंद्र पर बच्चों यहाँ पर होते हैं 3 पार्टिकल, 1 2 और 3 के 3 पार्टिकल इसके सेंटर में होते हैं। तो सेंटर पर होते हैं 3 पार्टिकल। अब हम बात करते हैं फेस पर। तो अगर आप गौर से देखो तो इस स्ट्रक्चर में केवल फेस पर 2 ही पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। तो फलक पर ये तो हो गया सेंटर, है ना, और ये आपके फलक यानी कि फेसेस पर। फेसेस पर कितने होंगे बच्चा एट द फेसेस पर? तो फेसेस पर पार्टिकल का पार्ट होता है 1/2 और केवल 2 ही फेसेस पर यहाँ पार्टिकल होते हैं, इसलिए 1/2 × 2 यानी कि HCP में टोटल पार्टिकल कितने आ जाएंगे, टोटल अवयवी कण, टोटल पार्टिकल्स, टोटल कितना आ जाएगा 3 + 2 + 1 यानी कि 6। तो HCP के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं बच्चों 6। CCP में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि CCP और FCC में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल इक्वल होते हैं, जो हमने पहले निकाल चुके थे। हम FCC में 4 होते हैं तो CCP में 4 होते हैं। HCP स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 6 होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमने आज ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन की 3D स्ट्रक्चर, त्रिविमीय संरचना यानी कि 3D क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, हमने आपको बताया कि एक तो HCP बनता है, एक CCP स्ट्रक्चर बनता है और 2 तरह की वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, अष्टफलकीय रिक्तियां और चतुष्फलकीय रिक्तिका बनती हैं। तो हम अब रिक्तिकाओं की बात करते हैं कि रिक्तिका क्या होता है। इनको हम अंतराकाशी स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं। अंतराकाशी स्थान यानी कि वो स्थान जो ठोसों की पैकिंग में, सॉलिड की पैकिंग करते समय बच जाता है, खाली जगह, ठीक है ना। जब हम ठोसों का निबिड़ संकुलन करते हैं तो वो जगह जो खाली बच जाती है उसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। 2 प्रकार के अवकाश होते हैं अंतराकाशी रिक्तिका, 2 प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। हालांकि घनीय रिक्तिका भी बनी थी लेकिन वो कोई काम की नहीं है, मेन यही आती है अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियां हम कैसे निकालते हैं कि किसी के भी अंदर हम अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसे निकालते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है वो होती है 2 × n। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है 2 × n यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कैसे निकालोगे बच्चों? कुल संख्या 2 × n से निकालोगे, है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की कुल संख्या कितनी होती है 2 × n। और अष्टफलकीय की यानी कि ऑक्टाहेड्रल की अष्टफलकीय रिक्तियों की कुल संख्या ये होती है बच्चों n। अब आप सोच रहे होंगे सर n क्या है यहाँ पर? तो यहाँ जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हमने निकाल लिए हैं। तो n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। जैसे CCP की बात करें, CCP में 4 होते हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं, तो 4 × 2 करेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 आ जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 आ जाएंगी। तो n है यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल वॉइड्स अगर आपको निकालनी है, टोटल वॉइड्स कुल रिक्तिका, हिंदी में कुल रिक्तियां कितनी होती हैं? तो 2n + n, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों को जोड़ देंगे तो 3n। तो टोटल रिक्तियां कितनी आती हैं 3n। और n क्या है यहाँ पर? यहाँ पर भी n है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने बोली थी सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्रिस्टल में
नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 1 होता है। उसके बाद हमने देखा था BCC, इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल टोटल 2 होते हैं। उसके बाद हमने देखा था FCC, और FCC के जैसा ही CCP स्ट्रक्चर आती है, इनमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 4 होते हैं। एक आता है ECC, इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 2 होते हैं। एक आती है HCP स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 6 होते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पता है तो हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है, BCC बन रही है या FCC बन रही है या ECC बन रही है या सिंपल है या HCP है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों, चाहे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश माध्यम का विद्यार्थी हो, इनकी स्पेलिंग फुल आनी चाहिए, इनका मतलब पूरा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ठोसों में निबिड़ संकुलन कर सकते हैं। अब बच्चों ठोसों में निबिड़ संकुलन हमारा पूरा होता है, और अब हम एक नया टॉपिक छेड़ते हैं जो कि है बहुत ही इजी, है ना। इकाई कोष्टिका का घनत्व हमें निकालना है। मैं यहाँ पर आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और डेंसिटी के साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको पैकिंग एफिशिएंसी बता देता हूँ, संकुलन क्षमता बताता हूँ कि संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, ठीक है। और इसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में लिखूंगा मैं PE। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो किसी भी यूनिट सेल में, है ना। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो यूनिट सेल है वो पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताती है। जो यूनिट सेल है वो पूरे क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताती है। तो अगर हम यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, इट मींस हम पूरे क्रिस्टल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल की यानी कि इकाई कोष्टिका की बात कर रहे हैं, तो किसी भी इकाई कोष्टिका का कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग उसके अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है। तो अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन का वह प्रतिशत भाग जो पूरे इकाई कोष्टिका के कुल आयतन का होता है, ठीक है। वापस सुन लीजिए, पूरी इकाई कोष्टिका के कुल आयतन का वह प्रतिशत भाग जो कुल अवयवी कणों के द्वारा घेरा जाता है, उस प्रतिशत क्षमता को, उस प्रतिशत मात्रा को हम संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो द टोटल वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ द यूनिट सेल is called packing efficiency। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं उनका कितना वॉल्यूम यूनिट सेल के वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, उसकी परसेंटेज क्वांटिटी आपके पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, संकुलन क्षमता का पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू इकाई कोष्टिका, एक मिनट, अवयवी कणों के द्वारा अवयवी कणों का कुल आयतन बटा इकाई कोष्टिका का कुल आयतन। हिंदी में इकाई कोष्टिका का कुल आयतन, अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगा, डोंट वरी, मल्टीप्लाई बाय 100 है। परसेंटेज में निकालना है तो 100, परसेंटेज में नहीं निकालना है तो 100 हटा दो, ठीक है। वापस सुन लीजिए इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी, द टोटल volumes of constituent particles divided by the total volumes of unit cell, ठीक है ना। यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम में से पार्टिकल्स का टोटल वॉल्यूम आपको डिवाइड करना है, पार्टिकल टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करके और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। इसको हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोटल कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल पता होना चाहिए, और हम यहाँ पार्टिकल को क्या मान के चल रहे हैं कि वो एक स्फीयर होता है। तो हम यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल, है ना, सबसे पहले मैं सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकाल के दिखाता हूँ, और वैसे ही आपको सबकी निकालनी है, ठीक है बच्चों, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी, सरल इकाई कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल,
सरल इकाई कोशिका की पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, सरल इकाई कोशिका की संकुलन क्षमता, यानी कि हिंदी में हम बोलेंगे इसको द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एक बना देता हूं मैं। आपने देखा होगा सिंपल यूनिट सेल है, बिल्कुल सिंपल बनानी है। सिंपल में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर होते हैं, ओनली कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ओनली कॉर्नर पे बना दूं पार्टिकल, आप सब जानते हो ओनली कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं। तो मैं केवल 2 पार्टिकल आपको दिखा रहा हूं, बाकी यहां भी है। ठीक है, होता क्या है, मैं इसकी साइड ए मान लूं, अच्छी तरह देखना बच्चों, अच्छी तरह देखना, आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस स्फीयर को मान के चल रहा हूं कि इसकी जो यहां से लेकर यहां तक की रेडियस है वो है r, और इसकी भी है r। ये तो है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और ये जो साइड है, अब हम साइड की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है a। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू डायग्राम a इज इक्वल टू 2r। तो आपका a किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, a किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के। a किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से क्योंकि a इज इक्वल टू 2r दिख रहा है आपको, यहां हम a क्या है, a है आपके पास साइड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि इकाई कोशिका की भुजा, इकाई कोशिका की भुजा कितनी आ गई, a, इकाई कोशिका की भुजा ये कितनी है बच्चों, a। ठीक है ना, और r क्या है आपके पास, r है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है ना, गोले की त्रिज्या या अवयवी कणों की त्रिज्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। तो a इज इक्वल टू 2r आ गया। अब यहां पर हम इकाई कोशिका का आयतन निकाल सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, a क्यूब, यानी कि मैं कह सकता हूं 2r का होल क्यूब। बोलो यस और नो। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अवयवी कणों की कुल संख्या। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका का आयतन, सॉरी हिंदी में लिख देता हूं यहाँ, इकाई कोशिका का आयतन, ऊपर है ना, इकाई कोशिका का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू a क्यूब। अब आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, अवयवी कणों की कुल संख्या, अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी दे रखी है। हम जानते हैं कि ये सिंपल यूनिट सेल है, सरल इकाई कोशिका में अवयवी कण एक ही होता है, तो एक हो जाएगा। और गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले कितने हैं, अवयवी कण कितने हैं, केवल एक। अब हम निकालते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही, गोलों का कुल आयतन, कुल आयतन बटा इकाई कोशिका का कुल आयतन, ठीक है, इंटू 100। चलिए गोले का कुल आयतन, गोले कितने हैं, केवल एक, इंटू, और एक गोले को गोले के आयतन से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो गोले का कुल आयतन 1 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय इकाई कोशिका का कुल आयतन, एक का क्यूब कितना है आपके पास 2r का होल क्यूब। सोल्व करोगे 4/3 8 पाई आर क्यूब, दो का क्यूब 8 होता है, पाई/3 निकल गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास निकल के आता है 52.4%, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 भी है। और जब आप इसको सोल्व करोगे
तो 52.4% आपके इसकी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हो। एफसीसी, बीसीसी आपको निकालनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर एचसीपी की कैसे निकालेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये तो हो गया आपका सिंपल वाला, ठीक है, सरल इकाई कोष्ठिका। अब हम बात कर लेते हैं बीसीसी की। इसकी बात कर लेते हैं बच्चों बीसीसी। बीसीसी में देखो, गौर से देखना, बीसीसी में बॉडी के सेंटर में होता है एक पार्टिकल। बीसीसी में एक पार्टिकल कहाँ होता है? बॉडी के सेंटर में होता है। तो चलिए उसी की हम बात कर रहे हैं। बीसीसी में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है बच्चों। बीसीसी में एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होता है, हम उसको बनाने जा रहे हैं। यस, ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इजी है। बीसीसी, तो बीसीसी में क्या होता है, एक पार्टिकल तो इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कोने पे होगा। तो ये आपका एक पार्टिकल्स इस कोने वाला, एक इसके सामने गोले पर होगा, एक पार्टिकल्स आपके इस कोने वाला, और एक इन दोनों के बीच में होगा बच्चों, जिसको मैं रेड पेन से बना रहा हूं। दोनों के बीच में होगा, ये रहा आपका बीसीसी का पार्टिकल्स। ये आपके बीसीसी बना रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अब पहले तो हम आपको बता दें कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए मुझे इस नीचे वाली डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। अब देखो, ये नीचे वाली डिस्टेंस का भी मुझे पता होना चाहिए। मैं यहां पर कुछ ए बी सी डी डाल रहा हूं, ए बी सी डी डाल रहा हूं। ए, तो बीसीसी में संकुलन क्षमता के लिए पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर। और अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस स्फीयर की रेडियस इसकी है r, इसकी भी है r, इस वाले स्फीयर की रेडियस भी है r। तो r और ये बीच वाले स्फीयर की पूरा एक डायमीटर हो जाएगा, यानी कि व्यास 2r। तो ये यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी टोटल 4r। मैं इसको नाम दे देता हूं a, b और c। ये आपका ABC ट्राइंगल है, ABC। और अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर आप गौर से देखो, A और C की जो बीच की डिस्टेंस है वो A, क्योंकि एक क्यूब का साइड है, एक क्यूब की भुजा है। और अगर हम बात करें, देखो ये भी A और ये भी A होगी, तो A और A का जो बीच में ये निकलेगा AB, वो निकलेगी बच्चों √2a, बिकॉज ये विकर्ण है। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको आती है। लो जी, मैं इसको AC डाल देता हूं, तो AC ये भी A होगा, CB ये भी A होगा, ABCD। तो देखो AD भी A, DB भी A और A का विकर्ण, यानी कि डायगोनल, जो डायगोनल निकलेगा वो √2a निकलेगा। तो ये √2a हो गया। और ये आपका यहाँ पर कितना निकलेगा, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो इन द ट्राइंगल या त्रिभुज ABC में क्या निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम बोलते हैं इसको हम, थ्योरम से निकालेंगे हम यहाँ इसको। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए, हमें निकालना है BC, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में हमें BC निकालना है। तो जब आप BC निकालोगे इसमें, तो BC इज इक्वल टू ये आपके AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, और इन सबका अंडर रूट आप निकाल सकते हो। तो BC अगर हम निकालेंगे तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट आ रहा है AB कितना है, √2a प्लस √2a का स्क्वायर प्लस AC कितना है आपके पास, AC देखिए, AC आपके पास A है, A का स्क्वायर, ठीक है। तो और इस पूरे का आपको निकालना है अंडर रूट। तो BC जो कि हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, BC इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R, यानी कि 4R होगा। ये हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास निकलेगा बच्चों 2a, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास निकलेगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट, ओके।
तो 3a² का जब अंडर रूट करोगे तो यहाँ से स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास निकलेगा √3a। और BC जो है आपके पास, चूंकि BC बराबर आपके पास आता है r + 2r + r, r + 2r + r, यानी कि ये आपके पास आ गया 4r। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4r = √3a, तो a आ जाएगा 4/√3r। 4/√3r यहाँ पर निकलता है आपके पास a की वैल्यू। अब बच्चों a और r में रिलेशन आ चुका है, बस अब हमें सेम वही काम करना है, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल ये हम निकाल रहे हैं BCC के अंदर। BCC में हम पीकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले a और r में रिलेशन निकालना है, a r में रिलेशन 4/√3r हो गया। अब हमें हमारा वही फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। देखिए BCC में अवयवी कणों की संख्या होती है 4, तो गोलों का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपके पास टोटल हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3 πr³ हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास गोलों का कुल आयतन 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय, आप सोच रहे होंगे मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि सॉरी BCC में 2 पार्टिकल होते हैं, BCC में कितने पार्टिकल होते हैं बच्चों, 2 पार्टिकल होते हैं। BCC में 2 पार्टिकल होते हैं, एक गोले का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, तो 2 के से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द यूनिट सेल का वॉल्यूम यानी कि a का क्यूब। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/√3 का r का होल क्यूब, a का क्यूब आपके पास, यानी कि यहाँ से a³ भी निकाल लेंगे अपन, 4/√3 r का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, और जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 2 × 4/4, जो भी निकलेगा देखो 4 का क्यूब, इसको आप पूरे को कंप्लीट जब सोल्व करोगे, आप डायरेक्ट लिख देता हूं मैं बिकॉज सोल्व आप कर लेना, 68% के समथिंग आपके पास यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आती है। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, √3 का क्यूब करोगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पर BCC की पैकिंग एफिशिएंसी निकलती है 68। तो पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल सेम वही करना है सारा काम। मेन है आपका a और r में रिलेशन, a और रिलेशन जो है वो आपको डायग्राम से ही निकालना है, ठीक है। तो मैंने इस डायग्राम से a और r में रिलेशन निकाल लिया, बाकी सेम एज इट इज काम आपको करना है। BCC में नंबर ऑफ पार्टिकल आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं FCC में, चलिए FCC की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको FCC जो बता रहा हूँ बच्चों ध्यान से देख लेना अच्छी तरीके से। FCC पैकिंग एफिशिएंसी, FCC में FCC, CCP और HCP तीनों की इक्वल होती है, ध्यान रखना, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इक्वल होती है में पैकिंग एफिशिएंसी। तो FCC की, CCP की और HCP की पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल आती है, ठीक है, इसलिए ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इसलिए हम केवल FCC की निकालते हैं तो CCP और HCP की ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाती है। तो अगर मैं FCC की निकालूं तो हम जानते हैं फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड है तो फेस पर आपका एक फेस के सेंटर में एक पूरा स्फीयर होगा। तो बच्चों यहाँ पर फेस सेंटर्ड है, ये पूरा एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये पूरा तीसरा स्फीयर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस एक फेस को अलग करके अगर लिखूं, चलो एक फेस को हम अलग करके लिखते हैं तो बहुत ही इजी आएगा। तो आपका हर एक फेस ऐसा दिखेगा बच्चों। अगर मैं फेस सेंटर्ड की बात करूं तो फेस सेंटर्ड में, अब ये फेस की बात है, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर और ये तीसरा स्फीयर, ये फेस सेंटर्ड है, ठीक है। ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, ये एक फेस है। A, B, C और D की बात करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस आ रही है, ये AB जो है वो A, AD जो है वो भी A, तो आपके पास ये आ जाएगी √2a। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस निकलेगी बच्चों वो निकलेगी √2a, और बिकॉज ये है आपके पास r, ये है आपके पास 2r, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास r 2r r है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो BD है डायगोनल वो 4r किसके इक्वल हो जाएगा, √2a के। तो इन द डायग्राम में हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, देखो 4r
इज इक्वल टू √2a, और आपको a निकालना है तो a इज इक्वल टू, मैंने कहा था पहले a और r में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/√2r। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अगर हम इसको निकालें √2 का रेशनलाइजेशन करें इसका, √2 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ से ये आपके पास 2 बन जाएगा, तो 4/2 √2r, तो ये 2 से ये 2 4 कट जाएगा, तो आपके पास रिलेशन आ गया बच्चों 2√2r। ये आपके पास a और r में रिलेशन आ गया FCC के लिए। बाकी सेम FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक गोले का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम यानी कि टोटल आयतन आपके पास आ जाएगा 4 × 4/3 πr³ हो जाएगा। और इधर a क्यूब अपन निकालेंगे, यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब क्या आ जाएगा आपके पास 2√2 का आपका होल क्यूब हो जाएगा। तो जब सारी वैल्यू आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो, संकुलन क्षमता निकाल रहे हो, तो क्या बचेगा बच्चों 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2√2r का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से निकलता है बच्चों 74%, जो कि मैक्सिमम होता है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी निकल के आती है, CCP, SCP या FCC की निकल के आती है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैकिंग एफिशिएंसी, जो कि 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, कि किसी भी यूनिट सेल की हम डेंसिटी भी इजीली निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी अगला टॉपिक है अपना, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी यानी कि घनत्व। देखिए घनत्व क्या होता है, अगर मैं यूनिट सेल का घनत्व निकाल रहा हूँ, डेंसिटी निकाल रहा हूँ, तो यूनिट सेल का हम जानते हैं डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अगर मैं यूनिट सेल का निकाल रहा हूँ तो मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल यानी कि इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान, ठीक है, इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके बच्चों। यानी कि हिंदी में यह आ जाएगा आपके पास डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी आ जाएगी। तो मास ऑफ यूनिट सेल यानी कि इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान, हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको, इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा इकाई कोष्ठिका का आयतन। तो बच्चों सबसे पहले मैं द्रव्यमान की बात करूं, इकाई कोष्ठिका में क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल का द्रव्यमान होता है, और पार्टिकल का द्रव्यमान जो होता है वो मोलर मास में आपको दिया होता है, एम नहीं दिया होता। तो सबसे पहले तो पार्टिकल्स कितने हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो पार्टिकल्स कितने हैं, है ना। तो देखो, माना कि मैं ये मान के चलता हूं डेंसिटी निकालनी है मुझे, तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स यानी कि अवयवी कणों की संख्या, पार्टिकल्स, ये मैं मान के चलता हूं Z है। क्या है बच्चों, Z। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या है, Z है। और एक पार्टिकल का द्रव्यमान मेरे पास क्या है बच्चों, M। तो मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू स्मॉल m। ये वन पार्टिकल का मास है स्मॉल m। सबसे पहले तो ये कैसे निकालेंगे, हम सब जानते हैं आपको मोलर मास गिवन होता है, मोलर मास ऑफ पार्टिकल यानी कि मोलर द्रव्यमान, एक कण का मोलर द्रव्यमान है ये। और मोलर मास ऑफ पार्टिकल का मतलब है एक पार्टिकल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल M। एक मोल का द्रव्यमान कैपिटल M, मोलर द्रव्यमान। तो एक पार्टिकल का कितना होगा, तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, कैपिटल M अपॉन अवोगाड्रो संख्या। नहीं समझे, ये एक मोल का द्रव्यमान है, एक मोल में यानी कि ये कितने कणों का द्रव्यमान है, 6.022 इंटू 10⁻23 का द्रव्यमान है ये, इनका मास है ये, मोलर मास। ठीक है, तो और इसको अपन क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर, इसको अपन क्या बोलते हैं, Na, अवोगाड्रो नंबर। तो एक पार्टिकल का द्रव्यमान निकालना है मुझे, तो और एक पार्टिकल का द्रव्यमान स्मॉल m, और स्मॉल m किसके बराबर होता है, कैपिटल M अपॉन Na। बोलो यस और नो। तो स्मॉल m की वैल्यू अपने पास आ गई है, यहाँ पर कितनी आ गई है, कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, दूसरी बात, हमारे पास पार्टिकल कितने होंगे, तो टोटल पार्टिकल्स एंड टोटल मास।
टोटल मास, कुल द्रव्यमान कितना निकलेगा, एक पार्टिकल का द्रव्यमान इनटू जितने पार्टिकल हैं जेड, तो m इंटू जेड, और m की जगह मैं यहां पर क्या रख सकता हूं, कैपिटल M अपॉन Na इंटू जेड। तो ये तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई मास की, आ गई टोटल मास, ठीक है। ये टोटल द्रव्यमान आ गया m इंटू जेड अपॉन Na, ये टोटल द्रव्यमान आ गया। तो इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान बटा उसका वॉल्यूम। तो आयतन, आयतन क्या होता है, a क्यूब। आयतन हम जानते हैं क्या होता है इकाई कोष्ठिका का, a क्यूब होता है। तो चलो डेंसिटी क्या आ जाएगी जल्दी बताओ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगी, सबसे पहले ये रखो, द्रव्यमान m इंटू जेड अपॉन Na और इंटू, अब ये आपके पास वॉल्यूम कितना दे रखा है, a क्यूब। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में m क्या है, z क्या है, Na क्या है, a क्यूब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक पार्टिकल का मास है m, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर मोलर मास दिया होता है, मोलर मास होता है एक मोल का मास। तो एक मोल का मास हमारे पास, एक मोल का मास यानी कि इतने सारे पार्टिकलों का मास दिया होता है। तो एक पार्टिकल को कैसे निकालेंगे, इसके अंदर भाग दे दे, एक पार्टिकल का आ जाएगा, एक पार्टिकल का इतना आया, तो मेरे पास पार्टिकल कितना है जेड, तो जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मास आ जाएगा m इंटू जेड। टोटल मास आ जाएगा m इंटू जेड, इस m की जगह मैं ma अपॉन n कर सकता हूँ। तो टोटल मास अपने पास ये आ गया, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, वॉल्यूम होता है a क्यूब। तो ये डेंसिटी आ जाती है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे बच्चों। डेंसिटी आपको गिवन होती है, मोलर मास गिवन होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए बोल सकता है या पार्टिकल्स निकालने के लिए, कोई भी 5 यूनिट में से 1 यूनिट गायब करके, कुछ भी एक चीज गायब करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ते हैं ठोसों में इम्परफेक्शन, ठोसों में अपूर्णताएं।